हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेस क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आज हमारी स्पेशल क्लास एक स्पेशल टॉपिक को लेकर रहेगी और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको नए नए टॉपिक्स जो हैं उनके वीडियो नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो निश्चित तौर पर आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन आया होगा और आज आप इस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो क्लास 11 12th को बिलोंग करता है और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये काम आ सकता है बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए। तो चलिए आप आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अब तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो वृषण जो नर जननांग होते हैं उसमें वृषण की आंतरिक संरचना से संबंधित रहेगी। हम वृषण की आंतरिक संरचना को समझेंगे। देखिए, वृषण की जो बाह्य संरचना या वृषण क्या है, ये चीजें आप समझ चुके हो। वृषण क्या है तो आप कहते हैं कि यार मनुष्य के अंदर जो है ना एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के अंडाकार ग्रंथियां होती है। अंडाकार ग्रंथियां होती है ना। वृषण क्या होती है? तो वृषण मनुष्य में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग की अंडाकार ग्रंथियां होती है जो कहां लोकेटेड होती है? तो ये उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। वृषण जो है ना मनुष्य का एक प्राथमिक है ना, मनुष्य में भी पुरुष का यानी कि नर का प्राथमिक या मुख्य जनन अंग होता है। क्यों होता है प्राथमिक या मुख्य जनन अंग? क्योंकि यही वो जनन अंग है जिसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये वृषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के अंदर नरयुग्मक शुक्राणु बनते हैं जो जनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और सामान्य जानकारी, बाह्य संरचना और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वृषण के हैं वो हम पढ़ चुके थे। आज हम वृषण को डिटेल से पढ़ेंगे, वृषण की आंतरिक संरचना को समझेंगे। तो देखिए, वृषण की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है उसको समझने के लिए हम इसकी एक उदग्र काट काटते हैं, अनुदैर्ध्य यानी एक खड़ी काट को हम काटते हैं। और जब उस खड़ी काट काटते हैं तो उसमें अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप वृषण की एक उदग्र यानी अनुदैर्ध्य काट काटते हैं तो आप देखते हैं कि वृषण के चारों ओर एक दोहरा आवरण होता है। यानी दो झिल्लियों से घिरा हुआ एक आवरण होता है। इस आवरण को कहा जाता है वर्षणीय संपुट। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्षणीय संपुट। हम यहां डायग्राम बनाएंगे। अब दोहरा आवरण होता है, हमने पहले कह दिया भाई क्या होता है यहां पर। आप दोहरा आवरण होता है यानी दो आवरण होंगे। कितने आवरण होंगे? दोहरा आवरण मतलब दो आवरण होंगे। तो हम पहले एक आवरण बनाते हैं, सबसे पहले हम बाहरी आवरण बनाते हैं। तो वृषण का जो ये बाहरी आवरण होता है ना स्टूडेंट्स, ये हम बाहरी आवरण बनाते हैं। ठीक है, इस बाहरी आवरण को कहा जाता है योनिक आवरण। क्या कहा जाता है? योनिक आवरण, या इसको कहा जाता है इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये बाह्य आवरण होता है। ठीक है, तो ये बाह्य आवरण मैं बनाता हूं, पूरा कंप्लीट करता हूं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बना लिया बाह्य आवरण, जिसको आपने अभी नाम दिया था योनिक आवरण, या इसको ट्यूनिका वेजाइनेलिस भी कहते हैं। अब आप देखते हैं कि बाह्य आवरण में भी दो स्तर नजर आ रहे हैं। बाह्य आवरण में भी एक तो ये एक स्तर तो आपको ये नजर आ रहा है। तो ये जो स्तर होता है ना, इसका नाम होता है पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम। और इसके नीचे आप एक और स्तर देखते हैं। एक स्तर आपको इसके नीचे ये दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस स्तर का नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। ओके, और ये डबल लेयर्ड जो स्तर है यही वृषण का बाह्य स्तर बनाता है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका
वेजाइनेलिस, वेजाइनेलिस। ठीक है, तो आंतरिक संरचना में आपने अब तक क्या समझा कि भाई वृषण एक दोहरे आवरण से घिरा होता है जिसे वृषणीय संपुट कहते हैं। उस दोहरे आवरण का नाम क्या है? उस दोहरे आवरण का नाम है वृषणीय संपुट। और इस वृषणीय संपुट का भी जो दोहरा आवरण में से जो बाहरी आवरण है उसको ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहते हैं। और ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस भी दो स्तरों से बना है, जिसमें से बाहरी स्तर कहलाता है पेराइटल पेरिटोनियम और आंतरिक स्तर कहलाता है विसरल पेरिटोनियम। तो दोहरे आवरण में से ये तो आपने बाहरी आवरण पढ़ा। इसके अलावा वृषण में एक भीतरी आवरण होता है इस प्रकार से, एक आंतरिक आवरण। ठीक है, वृषणीय संपुट का जो नेक्स्ट आवरण है वो इस प्रकार से होता है, एक आंतरिक आवरण। लेकिन स्टूडेंट ये आंतरिक आवरण क्या होता है? ये बीच बीच में इस प्रकार से अंदर की तरफ धंस करके ये कुछ पट्टियां बना लेता है, ऐसी ये कुछ ऐसी पट्टियां बना लेता है। ये आंतरिक आवरण है और ऐसे ये आगे बढ़ेगा और यहां बीच बीच में ये आंतरिक आवरण अंदर की तरफ धंस जाएगा और इस प्रकार की कुछ पट्टियां बना लेगा। इन पट्टियों को कहा जाता है वृषण मीडिया स्टीनम। क्या कहा जाता है? वृषण मीडिया स्टीनम। नाम ध्यान रखें आप इनका। इन पट्टियों को वृषण मीडिया स्टीनम कहा जाता है। इस प्रकार की पट्टियां लगातार ये आंतरिक आवरण बनाता रहेगा। चलिए, बनती रहेगी पट्टियां तो, है ना। लेकिन आप समझिए इस आंतरिक स्तर या आंतरिक जो आवरण है, इस आंतरिक आवरण को कहा क्या जाता है? तो ये जो आंतरिक आवरण है ना स्टूडेंट्स, ये आंतरिक आवरण क्या कहलाता है? इसको भी हम नामांकित कर लेते हैं। इस आंतरिक आवरण को कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा वर्षण का आवरण वाला मामला तो यहां पर समाप्त होता है। आवरण वाला मामला यहां पर समाप्त होता है कि भाई वर्षण दो आवरणों से घिरी हुई यानी दोहरे आवरण से घिरी हुई रचना है, जिसका बाह्य आवरण ट्यूनिका वेजाइनेलिस होता है और भीतरी आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस दो परतों से बना होता है। बाहरी परत पेराइटल पेरिटोनियम होती है और आंतरिक परत विसरल पेरिटोनियम होती है। जो भीतरी आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो इस प्रकार के श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतकों से बना होता है। ठीक है, और ये दोनों ट्यूनिका वेजाइनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये दोनों ही मिलकर के किसका निर्माण करती है? वर्षण के आवरण का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं वर्षणीय संपुट। जो अपन ने इधर लिखा हुआ है वर्षणीय संपुट, है ना, ये यहां पे भी लिखा है वर्षणीय संपुट। इंग्लिश में आप इसको टेस्टिकुलर कैप्सूल कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आवरण वाला मामला तो समाप्त हो गया। लेकिन इस आंतरिक आवरण ने क्या करा, जैसे मैंने बताया कि अंदर की तरफ धस करके इस प्रकार की कुछ स्टिक लाइक रचना बना ली, कुछ स्तंभ बना लिए, पट्टियां बना ली। इन पट्टियों को क्या कहा जाता है? इन पट्टियों को कहा जाता है वृषण मीडिया स्टीनम। मैं यहां लिख देता हूं, फिर बाद में अपन इसको नामांकित कर लेंगे। फिलहाल मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं क्या कहा जाता है वर्षण, ताकि आपको अगर मेरी बात या भाषा समझने में दिक्कत आ रही तो आप देख लें। मीडिया स्टीनम क्या कहा जाता है? इन पट्टियों को वृषण मीडिया स्टीनम। ठीक है, तो मैं ये पूरी पट्टियां कंप्लीट करता हूं, फिर वापस अपन डायग्राम पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन ने जो है पूरा आंतरिक स्तर बना लिया। इस आंतरिक आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं और इसने अंदर की तरफ ऐसे धस करके ये जो पट्टियां बनाई हैं, इन पट्टियों को कहा जाता है वर्षण मीडिया स्टीनम। लेकिन आप देखिए इन वर्षण मीडिया स्टीनम के कारण यहां पर आप देखिए इस प्रकार से ये कुछ खंड बन गए हैं, है ना, जो कि अभी रिक्त हैं, लेकिन वास्तव में रिक्त नहीं होते हैं। लेकिन आप पहले इनको समझिए, इन खंडों को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इन खंडों को कहा जाता है वृषण पालियां। क्या कहा जाता है? वृषण पालियां इन खंडों को कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर तो आपको कोई 6, 7, 8 पालियां दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में एक वर्षण में इन वर्षण पालियों की संख्या कितनी होती है? 250 से 300 होती है। कितनी पालियां होती है? इस प्रकार की 250 से 300 वर्षण पालियों का निर्माण हो जाता है। आप एक एक बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब इन वर्षण पालियों में क्या होता है आप ये देखिए। तो प्रत्येक वर्षण पाली, जैसे मान लीजिए यार ये एक वर्षण पाली यहां पर है, ये एक वर्षण पाली यहां पर है, तो प्रत्येक वर्षण पाली में इस प्रकार से, जैसे ये एक, ठीक है, 2 और 3, 2 से 3 कितनी? 2 से 3 क्या होती है अंदर? शुक्र
जनन नलिका होती है। नाम शुक्र जनन नलिका क्यों हुआ? क्योंकि वृषण के अंदर ये जो नलिकाएं मैंने बनाई है, वास्तव में ये नलिकाएं ही होती है जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक पाली में 2 या 3, 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं जो है व्यवस्थित होती है और इन्हीं नलिकाओं में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। एक बात ध्यान देना, मोटे तौर पर तो हम कह देते हैं, बड़े तौर पर, बाहरी तौर पर हम कह देते हैं कि वर्षण जो है ना वो शुक्राणुओं का निर्माण, यानी ये पूरी की पूरी रचना शुक्राणुओं का निर्माण करती है। पर वास्तव में शुक्राणुओं का निर्माण जो ये वर्षण पालियां बनी है, इस स्तर के अंदर धंसने के कारण ये जो वर्षण पालियां बनी है, इन वृषण पालियों के अंदर 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती है जिनको शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। और वास्तव में शुक्राणुओं का निर्माण इन शुक्र जनन नलिकाओं में ही होता है। तो प्रत्येक पाली में ऐसे 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है। हम प्रत्येक पाली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाओं को बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्रत्येक पाली में 2 से 3 क्या बना ली? शुक्र जनन नलिकाओं का हमने निर्माण कर लिया। तो प्रत्येक पाली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है। टोटल होती है पालियां कितनी होती है? 250 से 300। यानी अगर प्रत्येक पाली में 3 है ना, तो ये लगभग 750 के आसपास, या यूं कहूं कि 900 के 750 से 900 के आसपास शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण के अंदर, एक वर्षण के अंदर प्रेजेंट होती है। ये बात समझ में आ गई आपको। और मैंने बताया भी आपको कि शुक्र जनन नलिकाएं ही वास्तव में शुक्राणु का निर्माण करती है। इसलिए अगर हम अब यहाँ पर चूंकि आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कुछ बातें इस शुक्र जनन नलिका के लिए लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो शुक्र जनन नलिका आपको अंदर दिख रही है ना, 2 से 3, इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए इसको वृषण की क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई। क्योंकि वास्तव में वर्षण जो काम कर रहा है शुक्राणु निर्माण का, वो वर्षण के अंदर भी कौन कर रहा है? शुक्र जनन नलिका। तो जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन है? शुक्र जनन नलिका है। और सबसे ज्यादा संख्या भी इसी की है। इसको निकाल लिया जाए तो वर्षण के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए संरचनात्मक इकाई भी कौन है भाई? संरचनात्मक इकाई भी शुक्र जनन नलिका है। तो अगर आप शुक्र जनन नलिकाओं के लिए 2-3 लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि शुक्र जनन नलिका वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और इसी में शुक्राणुओं का क्या होता है? इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक बात तो यह होगी। इसके बाद आप कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हमने बनाई हैं, इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में आप देखिए इस प्रकार का कुछ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान क्या? इस प्रकार का कुछ ऊतक भरा हुआ है, देखिए आप, है ना, बीच में, है ना, व्हाइट व्हाइट पोर्शन जो है, यहां पर भी कोई ऊतक भरा हुआ होता है। ठीक है भाई, इस ऊतक को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? जैसे ये नलिका है, ये नलिका, दोनों के बीच में ये ऊतक भरा हुआ है। इस ऊतक को क्या कहा जाता है? देखिए, जीव विज्ञान में 2 कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है ना, इस रिक्त स्थान को अंतराली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतराली स्थान। अगर ये स्थान रिक्त है तो इसके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है, अंतराली अवकाश। लेकिन अगर ये स्थान रिक्त नहीं है, भरा हुआ है, जैसे यहां पे भरा हुआ है, इस नलिका के बीच में और इस नलिका के बीच में जो रिक्त स्थान है ये कुछ ऊतक से भरा हुआ है, तो फिर इसके लिए अवकाश शब्द यूज में नहीं लिया जाता, फिर इसको कहा जाता है अंतराली ऊतक। तो हम यहां थोड़ा और ऐड करेंगे कि भाई जो शुक्र जनन नलिका है ना, तो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो अंतराली स्थान है उसमें अंतराली ऊतक भरा होता है, यानी इसके चारों ओर क्या होता है? अंतराली ऊतक होता है। तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में क्या होता है? अंतराली ऊतक भरा होता है। अब अंतराली ऊतक में क्या होता है उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम विस्तार से हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसको? इन शुक्र जनन नलिकाओं को। कि भाई हमने बाहर से तो बता दिया कि शुक्र जनन नलिकाएं क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पर ये अंदर से वास्तव में शुक्र जनन नलिका कैसी दिखाई देती? तो इस नलिका को चलिए हम यहां बाहर निकाल के लाते हैं। ऐसी बन रही है ना ये नलिका अंदर, इसको अगर हम ऐसे अनुप्रस्थ काटें तो अंदर से ये कैसी दिखाई देती है? तो स्टूडेंट, इसकी जो दीवार है ना, ये दीवार भी वास्तव में 2 परतों की बनी होती है। एक तो इस प्रकार से बाहरी परत होती है, बाहरी स्तर होता है, इसको कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। और इसके अंदर एक स्तर और होता है, यानी कि जो शुक्र जनन नलिका है, इसकी दीवार भी कितनी परतों से मिलकर बनी है?
इसकी दीवार भी दो परतों से मिलकर बनी। दो परत कौन कौन सी? एक तो ये बाहरी परत बताई थी ट्यूनिका प्रोपेरिया, और एक इस प्रकार से भीतरी परत भी होती है जो चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। इस प्रकार से चपटी कोशिकाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है और एक दीवार बना लेती है अंदर की साइड भी। इसको कहा जाता है जनन उपकला। क्या कहा जाता है? जनन। हम बाद में विस्तार से इस डायग्राम को बनाएंगे, जनन उपकला। इस जनन उपकला में दो प्रकार की सेल्स होती है स्टूडेंट्स। एक तो इस प्रकार से ये गोलाकार सेल्स होती है जो आगे जाके शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, और बीच बीच में ऐसी एक तर्कुनुमा सेल्स भी होती है जो उन शुक्राणुओं को पोषण देती है। दो प्रकार की सेल्स। देखो मैं अभी एक रफली बना रहा हूं, अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर मैं यहां बड़ा बना करके बताता हूं आपको कि ट्यूनिका प्रोपेरिया, और ट्यूनिका प्रोपेरिया के अंदर इस प्रकार की चपटी कोशिकाओं का समूह है जिसको कहा जा रहा है जनन उपकला। इस जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं, जैसे फर्स्ट रो में जो कोशिका बनाई है मान लीजिए तो शुक्राणु का निर्माण करेगी, इनको शुक्राणु जन कोशिका कहेंगे। और बीच बीच में इस प्रकार से कुछ तर्कु रूपी कोशिकाएं भी होती है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। इन बीच बीच में जो तर्कुनुमा कोशिकाएं मैं बना रहा हूं इनको कहा जाता है सर्टोली कोशिकाएं। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और जो ये चपटी कोशिकाएं हैं ये शुक्राणु जन कोशिकाएं होती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में क्या आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि जो शुक्र जनन नलिका है वो भी दो स्तरों की बनी होती है। एक बाहरी स्तर होता है ट्यूनिका प्रोपेरिया, एक भीतरी स्तर होता है जनन उपकला, क्योंकि इससे जनन होगा। और जो जनन उपकला है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहली शुक्राणु जन कोशिका और दूसरी सर्टोली कोशिका। जो शुक्राणु जन कोशिका होगी वो क्या करेगी? वो शुक्राणु का निर्माण करेगी, और जो सर्टोली कोशिका होगी वो क्या करेगी? वो इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। आप इन शुक्र जनन नलिकाओं के बारे में ये 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने बताया है इसको वर्षण बनाने के बाद इस नलिका की आंतरिक संरचना भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये सारी बातें आपको दोबारा समझ में आ जाएगी। लेकिन आप जब वर्णन करें तो ये चीज भी यहाँ पर ऐड करें। शुक्र जनन नलिका, देखो क्या क्या ऐड करना है कि शुक्र जनन नलिका वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनके बीच का रिक्त स्थान अंतराली ऊतक कहलाता है। इसी में आप आगे लिखोगे कि शुक्र जनन नलिका की दीवार भी दो परतों से बनी है। बाहरी परत ट्यूनिका प्रोपेरिया, भीतरी परत जनन उपकला। और जो भीतरी परत है जनन उपकला उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, पहली शुक्राणुजन कोशिका, दूसरी सर्टोली कोशिका। जो शुक्राणुजन कोशिका है वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और जो सर्टोली कोशिका है उन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो यहां तक आपको इन शुक्र जनन नलिकाओं के बारे में लिखना है। इसके बाद आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि प्रत्येक पाली में जो ये अंदर आपने शुक्र जनन नलिकाएं बनाई हैं ये बिल्कुल अंदर ही ऊतकों में होती हुई ही वर्षण के इस पृष्ठीय, इसको पृष्ठीय भाग कहते हैं, तो इस पृष्ठीय भाग में आ जाती है और यहां पर आकर के एक दूसरे में मिलकर के कॉमन नलिकाएं बनाती है, और ये सारी कॉमन नलिकाएं इस भाग में आकर के खुलती है। इस भाग में आकर के नलिकाएं, जितनी भी नलिकाएं हैं ना, ये सब यहां पर आकर के एकत्रित होती है और इस भाग में आकर के खुलती है, और दो दो तीन तीन कोशिकाएं जो है आपस में फ्यूज हो जाती है और एक कॉमन नलिकाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की कॉमन नलिकाएं बनती है जिससे यहाँ पर एक जाल नुमा संरचना बन जाती है। एक जाल नुमा संरचना बन जाती है। इसे कहा जाता है वृषण जालक। क्या कहा जाता है इसको? इसको वृषण जालक कहा जाता है। देखिए नाम ध्यान रखते जाइए, और अगर आपको लगे कि कुछ बातें लिखने लायक है, नोट्स बनाने लायक है तो बना लीजिए। अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो फिर आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिए। तो सारी जो अंदर नलिकाएं थी वो भीतरी तौर पर ही यहाँ पर आकर के आपस में खुल जाती है, यहाँ पर आकर के मिल जाती है ना। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 यहां से आई है, 3 की जगह आपस में मिलकर के एक ही रह जाती है, ये भी 3 आपस में मिलकर के एक ही रह जाती है। तो और फिर सारी की सारी नलिकाएं यहां पर आकर के खुल जाती है, ठीक है, और एक जाल बना लेती है। इस जाल को क्या कहा जाता है? वर्षण जालक, या इंग्लिश में रेटेटेस्टिस इसको कहा जाता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स आगे कि ये जो नलिकाएं यहां वर्षण जालक के रूप में आई है ये अब आगे निकलती है, बाहर निकलती है, इस प्रकार से और ज्यादा फ्यूज हो जाती है और संख्या में कम होती जाएगी। तो ये ऐसे बाहर निकलती है। इन नलिकाओं को कहा जाता है, चूंकि बाहर निकल रही है ना, देखो दो प्रकार की नलिकाएं होती है। या तो कोई नलिकाएं किसी ऑर्गन से बाहर निकल रही है, जैसे ये बाहर निकल रही है, आप देखिए बाहर निकल रही है, अंदर से बाहर जा रही है ना शुक्राणुओं को लेकर के। भाई अंदर तो शुक्राणु बना ही है, अब शुक्राणु जो बना है वो बाहर जाएगा इन नलिकाओं के द्वारा। तो जो बाहर जाती है ना नलिकाएं, उनको तो
उनके लिए शब्द यूज में लिया जाता है अपवाही नलिका। क्या? अपवाही। और जो अंदर आती है ना शुक्राणु को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर, उसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है अभिवाही। तो ये वर्षण से बाहर निकल रही इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इन नलिकाओं को कहा जाता है अपवाही नलिकाएं। और ये अपवाही नलिकाएं क्या करती है स्टूडेंट्स? ये आगे जाकर के ऐसे राउंड राउंड घूम जाती है, कुंडलित हो जाती है, जिससे यहां पर एक फूली हुई संरचना का निर्माण होता है। कोमा के आकार की फूली हुई संरचना का निर्माण होता है। आपको बनाना नहीं है, राउंड राउंड दिखाना नहीं, आप तो बस डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि सारा भीतरी होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो फूली हुई संरचना इस कारण से बनती है, इसको कहा जाता है अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस, अधिवर्षण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कैसा बनता है? देखो, अधिवर्षण बनाते हैं हम नलिकाओं के कुंडलन से अधिवर्षण बनता है। वो कैसा दिखाई देगा? देखिए, इसको बनाते हैं हम, ये है ना, ये बाह्य आवरण ही जो है अधिवर्षण का आवरण बनाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर एक ये फूली हुई रचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये नीचे से ऐसे आ जाएगी। ये थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा दूर बनाएंगे इसको। ये तो आपने बना ही लिया था आवरण। चूंकि हमारे पास जगह नहीं बची थी, काफी कंजस्टेड हो गया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया है। ठीक है, तो ये जो फूली हुई रचना बनी ना स्टूडेंट, इसको क्या कहा जाता है? अधिवर्षण। और अधिवर्षण के बाद जो ये नलिका है ना, यहाँ पर ये और ज्यादा फ्यूज हो जाएगी और ये केवल एक ही नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, केवल एक नलिका के रूप में रह जाएगी। ये इस प्रकार से नलिका रूपी भाग बन जाएगा, केवल एक नलिका रह जाती है अंदर। इसको ब्लॉक नहीं करना है, ब्लॉक हो गई, लेकिन आप थोड़ा सफाई से बनाना। आप देखिए, मैं राइटिंग पेड से बना रहा हूँ तो थोड़ी सी समस्या हमेशा रहती है मेरे साथ डायग्राम बनाते समय, लेकिन ये नलिका एक ही रह जाती है। इस नलिका को अब कहा जाता है शुक्र वाहिनी, क्योंकि ये शुक्राणुओं को लेकर अब वापस कहां चली जाएगी? उदर गुहा के भीतर धस जाएगी। वापस कहां चली जाएगी? ये उदर गुहा के भीतर धस जाएगी। और उदर गुहा से होती हुई फिर आपको पता है आगे इसमें स्खलन नलिका वगैरह वगैरह, और इस प्रकार से शुक्राणु जो है पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये शुक्र वाहिनी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सफाई से बना लेना, ये थोड़ा टच हो गया है बीच बीच में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट करके बता दें आपकी, यस सर हमें आ रहा है, आप टेंशन ना लें, है ना। या फिर आप दोबारा बनाएंगे तो सब समय आपका खराब हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, इस प्रकार की एक सिंगल नलिका है अंदर से, जो ये यहां से होती हुई ये इस प्रकार से वापस उदर गुहा में चल जाएगी। इसको शुक्र वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिनी। और बाकी दोनों तरफ ये इसका आवरण है। ओके, हालांकि ये वर्षण की आंतरिक संरचना का हिस्सा नहीं है। आंतरिक संरचना का हिस्सा केवल ये है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब केवल एक बात बचती है कि जो ये ऊतक था ना, बीच बीच में ये ऊतक, इस ऊतक को क्या कहा था हमने? इस ऊतक को कहा था अंतराली ऊतक। तो आप इतना भी ध्यान रखना, यहां पर 2-3 लाइन और ऐड कर देना जब आप अपने नोट्स बनाओ उसमें, कि इस अंतराली ऊतक में क्या क्या होता है। एक तो इसमें होता है संयोजी ऊतक, एक इसमें होता है रक्त वाहिनियां, जो रक्त प्रदान करेगी, पोषण मिलेगा इससे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है ना इस अंतराली ऊतक में, वो होता है अंतराली कोशिकाएं, या इनको कहा जाता है लीडिंग कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये? क्योंकि लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही एक हार्मोन का स्त्रावन होता है, टेस्टोस्टेरोन। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन वर्षण के द्वारा स्त्रावित होता है, वर्षण के द्वारा स्त्रावित होता है। लेकिन वर्षण के द्वारा किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनके बीच में जो अंतराली ऊतक है, इस अंतराली ऊतक में कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। और इन लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन होता है। और यही जो इस शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी परत है, जनन उपकला, उसको शुक्राणुओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो ये बात आप इसमें और ऐड कर देंगे। इस प्रकार से वृषण की आंतरिक संरचना आपकी यहां पर क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि वृषण की आंतरिक संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब तक आपने जो भी समझा है उसको हम नामांकित करते हैं। यहाँ तक हमने आवरण को पूरा नामांकित कर लिया था। इसके बाद मैंने बताया था बीच बीच में ये जो स्तंभ बनते हैं, इन स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो इन स्तंभ को कहा जाता है वृषण मीडियास्टिनम। वृषण मीडियास्टिनम। इसके बाद मैंने बताया था कि ये कुछ पालियां बन जाती है। इन पालियों को क्या कहा जाता है? इन पालियों को कहा जाता है वृषण पालियां, जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 होती है। वृषण पालियां। ठीक है, आप समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप थोड़ा सा राइटिंग समझ में ना आए तो सुन करके लिखें। वृषण पालियां इनको कहा जाता है। और आपने देखा वृषण पाली, थोड़ा नीचे ले लेते हैं कि यहां से नामांकित करते हैं कि वृषण पाली के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार की ये कुछ नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं को क्या कहा जाएगा? इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। और अगर बात करें शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में आप ये इस प्रकार का कुछ ऊतक देख रहे हैं, इस ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इस ऊतक को कहा जाता है अंतराली ऊतक, जिसमें अंतराली कोशिकाएं होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है, और वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भीतर जाकर के, नलिका के भीतर जाकर के इसकी कोशिकाओं को शुक्राणुओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात भी हो गई आपकी। इसके बाद मैंने बताया कि सारी नलिकाएं यहां पर आकर के खुल जाएगी बीच में, और यहां पर एक जाल नुमा रचना बन जाएगी जिसको क्या कहा जाएगा? वृषण जालक। वृषण जालक। वृषण जालक से भी कुछ नलिकाएं निकलती है। इन नलिकाओं को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? इन नलिकाओं को कहा जाएगा अपवाही नलिका। और थोड़ी सी जगह एडजस्ट करके फूली हुई रचना बन जाती है। हालांकि ये वृषण का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम नामांकित कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इसको क्या कहा जाता है? थोड़ा सा बारीक पेन ले लेते हैं तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी अपन को। इसको क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? इसको कहा जाएगा अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण इसको कहा जाएगा। बाकी ये जो अंदर आप नलिका देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? इसको शुक्र वाहिनी कहा जाएगा। हालांकि ये भी जो है ना, वृषण की आंतरिक संरचना का हिस्सा नहीं है, फिर भी आप इसको नामांकित कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने ये जो चित्र समझा है ना, आशा करता हूं कि ये लगभग आधे घंटे की मेहनत कुछ काम आएगी आपके। ये चित्र है वृषण की आंतरिक संरचना का, वृषण की आंतरिक संरचना। और आंतरिक संरचना में भी कौन सी? भाई ये खड़ी काट है, ऐसे खड़ा काटा है इसका, यानी आंतरिक संरचना की अनुदैर्ध्य काट का। ठीक है, अनुदैर्ध्य काट। तो अनुप्रस्थ काटोगे तो क्या होगा? ऐसे काटोगे ना तो फिर जो चित्र निकलेगा वो इस शुक्र वाहिनी, शुक्र जनन नलिका का निकलेगा। किसका? इस शुक्र जनन नलिका का। तो इस शुक्र जनन नलिका अंदर से कैसे दिखाई देती है, मैंने पहले भी बताया भाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यहां तो हमने बस ऐसे लाइन के रूप में बता दिया कि ये 3 नलिकाएं होती है, लेकिन वास्तव में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अब अपन थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। तो ये तो हो गई वृषण की आंतरिक संरचना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे अब किसको? इस शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना को। चलिए, तो स्टूडेंट शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना को जब हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम ये बात बताएंगे कि भाई ये जो है ना, 2 स्तरों से, इस नलिका की जो दीवार है ना, वो 2 स्तरों से मिलकर के बनी है। 2 स्तरों से मिलकर बनी। एक तो इस प्रकार का बाहरी स्तर होता है। ठीक है, बाहरी स्तर होता है। इस बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है? तो इस बाहरी स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। बताया मैंने अभी अभी आपको, है ना। और ये तंतु में होता है, फाइबरस होता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा मोटा एक लेयर बना लेंगे। ऐसा कोई ना ऊपर नीचे जा रहा है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
तो ये जो स्तर बनाया ना हमने, ये स्तर तो हो गया ट्यूनिका प्रोपेरिया। चाहे तो साथ के साथ हम नामांकन भी करते चलते हैं। हाँ? क्या कहा इस स्तर को हमने? ट्यूनिका प्रोपेरिया। प्रोपेरिया एक स्तर तो ये हो गया दीवार में। एक स्तर होता है अंदर की तरफ जो चपटी चपटी कोशिकाओं का बना होता है, इसको कहा जाता है जनन उपकला। देखिए इसको बनाते हैं अपन। जनन उपकला कैसी होती है? तो जनन उपकला को हम बनाते हैं थोड़ा इंक चेंज करके, अलग इंक से बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भीतर की तरफ जो चपटी कोशिकाओं का ये जो परत बनी है, यहां से हम इसको नामांकित कर देते हैं। ये परत क्या कहलाती है? अंदर वाली परत। इसको कहा जाता है जनन उपकला। या स्टूडेंट्स आप अगर इंग्लिश में भी याद रख रहे हैं तो इसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथीलियल। एपिथीलियल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। थीलियल है ना, ल है भैया, ल है ना, एपिथीलियल। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। तो मैंने बताया था कि जनन उपकला की जो ये कोशिका है ना, इसमें भी दो प्रकार की सेल्स होती है। एक तो इस प्रकार की गोलाकार सेल्स होती है। ठीक है, गोलाकार सेल होती है जो विभाजन करके क्या करेगी? शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। ठीक है, ये गोलाकार कोशिकाएं होती है जो तो विभाजन करके क्या करेगी? शुक्राणुओं का, आप गोल बनाना भैया ना, शुक्राणुओं का निर्माण। और बीच बीच में क्या होता है स्टूडेंट? इस प्रकार की कुछ तर्कु रूपी कोशिकाएं होती है ना। ये लीजिए स्टूडेंट, हमने पूरा अंदर की जो परत है जनन उपकला, उसमें दो प्रकार की सेल्स को दर्शाया। आप देखिए बीच बीच में जो ये वाली जो साइड है ना, ये कोशिकाएं तो क्या कहलाती है? क्योंकि ये विभाजन करके शुक्राणु बनाएगी, इसलिए इन कोशिकाओं का नाम भी क्या हो गया? शुक्राणु जन कोशिका। या चूंकि शुक्राणु जो है नर जनन कोशिका है, तो इसको नर जनन कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु जन कोशिका हो गई। और इसके अलावा ये बीच बीच में जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसी तर्कु रूपी कोशिकाएं जो आगे से सक्रिय होती है, पीछे से मोटी होती है, तर्कु रूपी कोशिकाएं, इनको कहा जाता है सर्टोली कोशिका। दोनों का अपना अपना काम है। शुक्राणु जन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है और सर्टोली कोशिका उन्हीं शुक्राणुओं को आलंबन यानी ऐसे सहारा प्रदान करती है। ये शुक्राणु है, ऐसे सहारा प्रदान करती है, साथ ही पोषण भी प्रदान करती है। तो आलंबन और पोषण प्रदान करने का काम किसका हो गया भाई? आलंबन और पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिकाओं का हो गया। पोषण प्राप्त करके शुक्राणु इस प्रकार नलिका के बीच में जो गुहा होती है उसमें आ जाते हैं। ये शुक्राणु है, तो आप इनको भी नामांकित कर सकते हैं कि ये क्या है भाई? ये शुक्राणु है। तो जो शुक्र जनन नलिका आपने पढ़ी थी ना, वो शुक्र जनन नलिका की संरचना ऐसी होती है। लेकिन आप इसमें एक चीज और बनाएंगे। मैंने कहा था चारों ओर अंतराली ऊतक होता है, तो हम इसमें उस अंतराली ऊतक को भी दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे स्टूडेंट? देखो, अंतराली ऊतक को भी हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चारों तरफ जो अंतराली ऊतक होता है, हम उसको ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए पूरी कुंडलित है ना, तो आसपास में भी कुछ नलिकाएं हो सकती है। जैसे ये कोई दूसरी नलिका का स्थान आ गया, ये लेकिन यहां से यहां तक का जो ऊतक है अंतराली ऊतक है। ठीक है भाई, ये नलिका का अंतराली ऊतक है, ये कोई दूसरी नलिका आ गई। तो इस प्रकार से आप जो है ना अंतराली ऊतक को ड्रॉ कर सकते हो। तो भाई ये जो चारों ओर का जो आप आयतन देख रहे हो, उसको डॉट डॉट करके दिखा देते हैं अपन, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये पूरा अंतराली ऊतक है। अब अंतराली ऊतक तो है, लेकिन ये जो ऊतक भरा हुआ है इसको आप संयोजी ऊतक कहिए, है ना। अंतराली ऊतक तो तीन चीजों से, संयोजी ऊतक प्लस रक्तवाहिनियां प्लस अंतराली कोशिकाएं, सब मिलकर के अंतराली ऊतक बनाता है। लेकिन ये जो मैंने भरा है ना, इसको आप कह दीजिए संयोजी ऊतक। क्या है भाई? ये संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के अंदर क्या है? तो संयोजी ऊतक के अंदर आप बना दीजिए, मान लीजिए ये हो गई बीच बीच में रक्तवाहिनियां।
क्या हो गई ये रक्त वाहिनियां हो गई, ये रक्त वाहिनियां हो गई। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसके अंदर बनाइए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसके अंदर बना दीजिए, कुछ कोशिकाएं बना दीजिए जिसको आप कहेंगे अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं। ये अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यही अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं ही है जो वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करती है। और इन्हीं के कारण जो ये अंदर जनन उपकला की जो ये शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं ना, ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए प्रेरित होती है। तो ये कुछ बाहर की तरफ बनाया है, देखिए क्या क्या बनाया है, इसको नामांकित करते हैं। एक तो ये है, आप इसको क्या कहेंगे, तो आप इसको कहेंगे संयोजी ऊतक। और क्या है स्टूडेंट्स, तो ये आप लाल कलर की जो रचना देख रहे हैं इसको आप कह सकते हैं रक्त वाहिनियां। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो समूह में आप कोशिकाएं देख रहे हैं, ये कोशिकाएं हैं अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करती है। यहां से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा वो अंदर जाएगा और जनन उपकला की कोशिकाओं को या शुक्राणुजन कोशिकाओं को इन शुक्राणुओं के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से वृषण की आंतरिक संरचना जब आपसे पूछी जाए तो उसके साथ ही आपको ये शुक्र जनन नलिका का भी चित्र बना करके वर्णन करना है, समझाना है। तो इसी के साथ आपकी ये वृषण की आंतरिक संरचना यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। यह चित्र किसका है, तो यह चित्र है शुक्र जनन नलिका पूछा जाए तो भी आप इसको बना सकते हो, या वृषण पूछा जाए तो भी आप बना सकते हो। लेकिन ये क्या है कि आंतरिक संरचना की अनुप्रस्थ काट है, जबकि पहले जो बनाई थी ना वो अनुदैर्ध्य काट थी। ये जो चित्र है ये किसका है, ये अनुप्रस्थ काट का है। तो वृषण की अनुप्रस्थ काट पूछा जाए ना तो भी यही बनाना है, शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट पूछा जाए तो भी यही बनाना है, लेकिन वृषण की अनुदैर्ध्य काट पूछा जाए तो फिर पीछे आना है, फिर ये वाला बनाना है। आ गया क्या, तो ये था वृषण की आंतरिक संरचना। आशा करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, लेकिन इस क्लास के बाद आपको वृषण की आंतरिक संरचना समझने में हेल्प मिली होगी। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपका समय नहीं लूंगा अब ज्यादा, और आज के लिए इतना पर्याप्त है। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।